Hello, hi, we are doing Unit 8 of MCO 15, that is Agriculture Product. So, in this unit, we are going to talk a lot about agriculture products. Firstly, the topic is government initiatives or strategies to boost the export of agriculture product. कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव मेजर स्ट्रैटेजीज ली हैं जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ें, वो इंक्रीज़ हो। हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज जाती हैं उसे हम एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। यहाँ पे जो गुड्स हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं जिससे कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए और डेवलपमेंट हो और लोगों की इनकम बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। सो ऑल दोज थिंग। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? सबसे पहले है बेटर टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। गवर्नमेंट हेल्प करती है फार्मर्स को कि उन्हें अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट मिले, ट्रैक्टर्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स मिले, हाई क्वालिटी सीड्स, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं वो मिले जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा ग्रोथ हो एंड बेटर वाटरिंग सिस्टम, इरिगेशन मशीनरी, ये सब प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट फार्मर्स को जिससे कि अच्छी ग्रोथ हो। और ये सारी चीज़ें जो भी फैसिलिटीज़ हैं इनको अफोर्डेबल बनाया जाता है, इजी टर्म्स पे फार्मर्स को लोन ऑफ़र किया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट ऑफर्स, बेटर टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। देन लैंड रिफॉर्म्स। पहले के टाइम पे क्या होता था, मिडलमैन या फिर ज़मींदार जो होते थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट खा लेते थे फार्मर्स का। फार्मर्स को पैसों की ज़रूरत होती थी, वो पैसा वो किससे लेते थे? ज़मींदार से लेते थे और बदले में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने ये जो मिडलमैन है इनको हटा दिया है, रेंट प्राइसेस को फिक्स कर दिया है और गवर्नमेंट जो है उन्होंने फार्मर्स को ज़्यादा राइट्स दिए हैं कि फार्मर्स की लैंड के ऊपर फार्मर्स का पूरा राइट है, वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। इससे इंश्योर होता है कि जो पर्सन ग्रो कर रहा है फूड उसको उसका रिवॉर्ड मिले, क्योंकि पहले क्या होता था, फार्मर्स से ज़्यादातर प्रॉफिट तो ज़मींदारी खा जाते थे तो फार्मर्स के पास तो कुछ बचता ही नहीं था। तो अब गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जो इंसान मेहनत कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, उसको उनको प्रॉफिट मिले उनका। तो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए हैं। देन ईजी लोन्स। अब फार्मिंग करने में बहुत सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, सीड्स चाहिए होते हैं, उन सब के लिए फाइनेंस चाहिए होता है। अब इजी लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं फार्मर्स को। मनी चाहिए होता है सीज़न को स्टार्ट करने के लिए, तो देयर आर स्पेशलाइज्ड बैंक है जैसे नबार्ड है, लोकल रूरल बैंक्स हैं जो फार्मर्स को लोन देते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। एंड इससे क्या होता है, जो मनी लेंडर्स होते हैं जो ज़्यादा चार्ज करते हैं फार्मर्स से, उनसे फार्मर्स दूर रह पाते हैं जब उन्हें ईजी टर्म्स पे ही लोन मिल पाते हैं। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट लेते हैं। इसके अलावा गारंटीड प्राइसिंग, दैट इज़ सपोर्ट प्राइसेस। फार्मर्स जो हैं उन्हें नुकसान ना हो, ठीक है। अगर मार्केट प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को फार्मर्स को नुकसान ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया है कि इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही फार्मर्स के लिए। अगर कोई और क्रॉप नहीं खरीदता है फार्मर्स की तो गवर्नमेंट खरीद लेती है उस क्रॉप को एक फ़िक्स्ड रेट पे, ताकि फार्मर्स जो हैं उनको प्रॉफिट हो सके, उन्हें मुनाफा हो सके। गवर्नमेंट फिक्स करती है एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट प्राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, और इसी को बोला जाता है प्राइस सीलिंग। देन फाइनेंशियल हेल्प। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, एक तरीके का डिस्काउंट। तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ पार्ट जो होते हैं सीड फर्टिलाइज़र मशीन का पे कर देती है एंड इसको बोला जाता है डिस्काउंट, इसको बोला जाता है सब्सिडी। इससे क्या होता है, फार्मर्स के लिए जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं वो चीपर हो जाती हैं जिससे कि वो अपना बिजनेस कर सकें। देन न्यू जॉब स्किल्स। अब गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जॉबलेस फार्मर्स जिनके पास काम नहीं होता उन्हें प्रोवाइड करती हैं। नए रूरल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं जिसके अंदर उन्हें ट्रेनिंग कराई जाती है फॉर जॉब्स लाइक टेलरिंग, मैकेनिक, वीविंग। इससे फार्मर की जो फैमिलीज़ होती हैं उन्हें एग्रीकल्चर के अलावा बाकी तरीके मिल जाते हैं पैसे कमाने के ऑफ सीज़न के टाइम पे। देन एक्सेम्पशन ऑफ ड्यूटीज़। अब एक्सपोर्ट करा जाता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करा जाता है तो बहुत सारे टैक्सेस, ड्यूटीज़ लगती हैं। तो फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज़ में बेचें, जो गवर्नमेंट है वो कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्सेस को हटा देती है। वो अलाउ करती है फार्मर्स को कि वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी ला सकते हैं अब्रॉड से बिना एक्स्ट्रा चार्ज पे करें। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ मेजर्स लिए हैं जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स
का एक्सपोर्ट बढ़ सके, जैसे कि बेटर टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, लैंड रिफॉर्म्स, इजी लोन्स, गारंटीड प्राइसेस, फाइनेंशियल हेल्प, न्यू जॉब स्किल, एग्जेम्पशन ऑफ ड्यूटीज़। अब हम देखते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जा सकती हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। सबसे पहले फिज़िकल बैरियर्स, कि इतनी क्वांटिटी ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो फिज़िकल बैरियर्स हैं, जो रिजिड कंट्रोल्स हैं, उन सबको हटाना, जिससे कि अब्रॉड में लोग जो हैं, फार्मर्स जो हैं, वो अपने क्रॉप्स को बेच सके बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। देन एग्रीकल्चरल ट्रेड पॉलिसीज़ जो होनी चाहिए वो और लिबरल होनी चाहिए, फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ट्रेड पॉलिसीज़, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्लैरिफाइड होना चाहिए। देन जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ना बड़ी स्कैटर्ड ज़मीन होती है, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, उनकी ज़मीन के हिस्से हो जाते हैं। बहुत छोटी ज़मीन पे आप कितनी खेती कर पाओगे, और उससे जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा तो होगा नहीं, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल नहीं हो पाएगी। तो इंस्टेड ऑफ फार्मर्स हैविंग टाइनी स्कैटर्ड पीसेज ऑफ लैंड, स्कैटर्ड पीसेज होने की जगह उस लैंड को कंबाइन कर देना इनटू लार्जर सिंगल फार्म। उससे क्या होगा, लार्ज फार्म्स में क्या होता है, ज़्यादा आसान और चीपर होता है मैनेज करना, क्रॉप्स उगाना विद मशीन्स। देन इरिगेशन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए फार्मर्स को, जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर पाएँ। अलग अलग तरीके ढूंढने चाहिए जिससे कि एक ही ज़मीन से ज़्यादा खेती हो सके, प्रोडक्टिविटी हो सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकरेज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इनकम जो हो रही है एग्रीकल्चर से वो टैक्स फ्री होना चाहिए, मतलब कि जो भी इनकम हो उस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स ना ले फार्मर्स से। लेट फार्मर्स कीप ऑल द मनी दे अर्न फ्रॉम देयर क्रॉप्स। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों को ही पैसे खर्च करने चाहिए, बिल्ड करने चाहिए बेटर रोड, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, शिपिंग पोर्ट्स। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम अपना सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। फिजिकल बैरियर्स, एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसीज़, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, देन facilities to increase production, productivity, foreign direct investment and latest technology, tax free income, spend more money, government and private company should spend more money। अब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की स्ट्रेंथ क्या है हमारी कंट्री इंडिया की जब बात करें तो कुछ स्ट्रेंथ हैं हमारे लिए। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात आती है तो क्या स्ट्रेंथ है, सबसे पहली स्ट्रेंथ है क्लाइमेट। इंडिया के अंदर हम डाइवर्स वेदर पैटर्न्स देख सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाया जा सकता है थ्रू आउट द ईयर। डाइवर्स वेदर पैटर्न्स मतलब बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी मानसून। ऑल्सो अलग अलग एरियाज़, जैसे साउथ में गर्मी रहती है, ठीक है, तो इस नॉर्थ में अगर आप बिल्कुल चले जाओ पहाड़ों पे तो ठंड रहती है। तो ये अलग अलग वेदर पैटर्न से क्या होता है, हम अलग अलग तरह के वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगा सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो पहली स्ट्रेंथ तो हो गई क्लाइमेट। सेकेंड इज़ गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट हेल्प करती है इंडस्ट्री को ग्रो करने में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ग्रो करने में गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, रोड बिल्ड करती है, इरिगेशन सिस्टम बेस्ट प्रोवाइड करती हैं, लो इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करती हैं थ्रू बैंक्स लाइक नबार्ड। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है दूसरा जो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ है। देन रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा बहुत सारे बिजनेस के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल के लिए कॉटन प्रोवाइड करता है, शुगर केन के लिए शुगर के लिए शुगर केन प्रोवाइड करता है, देन फूड प्रोसेसिंग के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए एग्रीकल्चर इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स। देन लेबर, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लेबर है, हमारी लेबर इंटेंसिव कैपिटल है लेबर इंटेंसिव कंट्री है हमारी। तो एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्योंकि अलग अलग काम होते हैं। तो स्पेशली रूरल एरियाज़ में बहुत मिलियंस ऑफ जॉब होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर के लिए। देन वीकनेस, ये तो हमने स्ट्रेंथ की बात करी, क्लाइमेट, गवर्नमेंट सपोर्ट, रॉ मटेरियल, लेबर। वीकनेस क्या है जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सबसे पहले डिपेंडेंस ऑन क्लाइमेट, ये तो स्ट्रेंथ थी।
हम मानते हैं क्लाइमेट स्ट्रेंथ है, लेकिन ये रिस्क भी है, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं रेन पे कि बारिश होगी, हमारी अच्छी फसल उगेगी। लेकिन अगर सूखा पड़ गया तो, अगर बाढ़ आ गई तो सारी फसल ख़राब हो जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये एक तरह का वीकनेस भी है अगर हम डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे। देन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, कि जो मैंने पहले भी बताया था कि जो फार्मर्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैमिली होती है, ज़मीन का बंटवारा हो जाता है, स्मॉल प्लॉट्स आते हैं सबके राइट में, उससे क्या होता है ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं हो पाती है, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो स्मॉल प्लॉट्स आर हार्ड टू मैनेज एंड मेक इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम उस पर बड़ी मशीन यूज़ कर सकें, ट्रैक्टर्स वगैरह, उनसे ज़्यादा खेती कर सकें। तो दूसरा वीकनेस हो गया फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तीसरा है फाइनेंस। बहुत सारे फार्मर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं अपने काम को शुरू करना, क्योंकि जब वो बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उन्हें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और वो उन पे होती नहीं है, तो उनको आखिर में आके लोकल मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता है, और मनी लेंडर्स उनसे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करते हैं। तो फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। देन टेक्नोलॉजी, बहुत अब जब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इंडिया में, वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अब्रॉड अप टू डेट नहीं होती है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी के वजह से हाईटेक सीड्स, ड्रोन्स फॉर मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड इरिगेशन, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। देन फूड इनसफिशिएंसी, जब प्रोडक्शन कम होता है, इनसफिशिएंट होता है, तो एक कंट्री उतना ही नहीं ग्रो कर पाती कि वो अपने लोगों को फीड कर सके। तो बाहर एक्सपोर्ट करने की बात तो बहुत दूर की है। तो वीकनेसेस क्या क्या है? डिपेंडेंस ऑन क्लाइमेट, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, फूड इनसफिशिएंसी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। सबसे पहले हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या तरीके अपनाए हैं, मेजर्स लिए हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। देन उसके बाद हमने समझा कि गवर्नमेंट के बाद कि क्या हम अपना सकते हैं तरीके, स्ट्रैटेजीज बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। एंड लास्टली वी लर्न अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.